इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी 2 मिनट में अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और आज ये एक ही क्लास होने वाली है और इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी का जो टॉपिक है वो कवर कर देंगे। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। और आज ये क्लाइमेटोलॉजी की लास्ट क्लास है और 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है। गुड इवनिंग नीतीश। आज हम पहले जो है एयर मास पढ़ेंगे। एयर मास बहुत छोटा सा टॉपिक है और फ्रंट को कंप्लीट कर देंगे। एयर मास बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये लगा लो 5 मिनट का टॉपिक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का डाटा व्हाट्सएप में सेंड करो। व्हाट्सएप पे कैसे सेंड करूं? अब जैसे पिछली बार किया था बना बना कर आपको वैसे सेंड करना है। ठीक है। अब तो जब आज क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट है और जो आपके 2 दिन बच गए ना, कल का और परसों का जो दिन है, इसमें आपकी जो एक यूनिट है ना बहुत छोटी है, कल्चरल एंड क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो 2 और 3, तो 4 से लेके 10 तक आपकी है ना 2 यूनिट हो जाएगी। एक है ओशनोग्राफी और एक है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये कंप्लीट कर लेंगे। डेली क्या करेंगे हम, 2 घंटे की क्लास करेंगे ओशनोग्राफी की और 1 घंटे की क्लास करेंगे पॉपुलेशन की, ताकि दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। एयर मास, एयर मास को हिंदी में क्या बोला जाता है? वायु राशि। अब वायु राशि क्या होती है? ये वायु राशि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये वायु राशि टॉपिक नहीं समझ में आता ना, तो फिर आपको जो है फ्रंट टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ये समझो, जैसे अजय ने मेरे को क्वेश्चन सेंड किया था कि मैम ये जर्कनी नॉर्वे के साइंटिस्ट पूछे थे। तो देखो, आपका सबसे पहले ये देखो कि जो आपका वायु राशि है, वायु राशि के रिगार्डिंग किस किसने स्टडी की है, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये साइंटिस्ट कहाँ के हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन से नॉर्वेजियन साइंटिस्ट हैं, कौन से आपके स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं। तो जो जो भी आपका ज्योग्राफर आता है ना, तो उनका जो वो कहाँ के हैं, ये चीजें याद रखा करो। आपका जो एयर मास का कंसेप्ट है वो क्या है? वर्ल्ड वॉर 1 की टाइम पे इसमें क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत में इसकी जो अवधारणा है ना
वो शुरू हुई थी। और इसको किसने स्टडी किया था? आपके वी जर्कनीज और उसके सन जे जर्कनीज, दोनों नॉर्वे के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है वायु राशि की इंपॉर्टेंस को बताया था। अब सबसे पहले वायु राशियां क्या होती है, हिंदी में भी देख लो। वायु द्रव्यमान की अवधारणा की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब नॉर्वेजियन वैज्ञानिकों वी जर्कनीज और उनके बेटे जे जर्कनीज ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटकों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिसंचरण के महत्व का अध्ययन किया। देखो आपकी वायु राशि क्या होती है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में जब ऐसे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली और ऐसे हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज दोनों रूपों से जब आपके वायुमंडल में होमोजिनिटी यानी कि समानता मिलती है, किस में समानता? आपकी ह्यूमिडिटी में भी समानता, प्रेशर में भी समानता, टेम्परेचर में भी समानता, तो इसको क्या बोला जाता है? इस इतने बड़े वायु के बादल को जिसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल यानी कि क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी आपके तापमान में, वायुदाब में और आपकी ह्यूमिडिटी में, आर्द्रता में, रेनफॉल में, इन सब में आपकी सेम कंडीशन मिलती है, समानता मिलती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये समानता मिलती है, यानी कि इसका टेम्परेचर भी क्या है? सेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर सेम है, सब में आर्द्रता सेम है, तो इसको बोला जाता है वायु राशियां। और वायु राशियां आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं इस प्रकार बड़े और व्यापक शरीर की पहचान की। हवा में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से तापमान और आर्द्रता की कम या ज्यादा एक रूपता होती है, तो उसको बोला जाता है आपका वायु राशियां। ठीक है, कहते हैं मोर और लेस होमोजेनिटी ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी टेम्परेचर में क्या है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टेम्परेचर में, आपका आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी में, प्रेशर में, सब में क्या मिलती है? समानता मिलती है। और उसको बोला जाता है आपका वायु राशियां। और वायु राशि की स्टडी किसने की है? वी जर्कनीज और जे जर्कनीज, ये दोनों नॉर्वे के साइंटिस्ट है, याद रखना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद है आपका टी बर्गरोन और जे बर्गनीज और सोलबर्ग। ठीक है, इन्होंने जो है ना एयर मास के रोल को निर्धारित किया कि कैसे वायु राशियां आपके वेदर फोरकास्टिंग में इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया टी बर्गरोन और जे जर्गनीज सोलबर्ग ने। उसके बाद कहते हैं कि जो आपका एयर मास का कंसेप्ट है वो और ज्यादा डेवलप हुआ मेट्रोलॉजिकल डाटा के बेस पे। ठीक है, जब मिलिट्री और ये बहुत सारे इरप्शंस हुए तब हमें वायु राशि के बारे में और ज्यादा पता लगा। तो ये होती है आपकी वायु राशियां। कुल मिला के आपके टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, डेंसिटी, इन सब में क्या मिलती है? समानता मिलती है। कैसे समानता? वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी एटमॉस्फेयर में समानता मिलती है। और इसको बोला जाता है आपका एयर मास। एयर मास है तो समानता है, अगर ये एक समान है तो ये एयर मास है। अगर इसमें मान लो ये एक एयर मास है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग, यहाँ पे टेम्परेचर अलग, यहाँ पे टेम्परेचर, तो ये एक एयर मास नहीं है, याद रखना। एयर मास वो है जिसमें सारी जगह टेम्परेचर सेम और सब कुछ सेम मिलता है। ये देखो, ये आपको ये एक एरिया है, इस एरिया के ऊपर इतने बड़े आपका क्या है? ये एक एयर मास है। एयर मास कैसी है? मान लो ये एयर मास, इसका ये वोम एयर मास है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो हर जगह सेम है।
इसमें क्या है, डेंसिटी इसकी सेम है हर जगह, प्रेशर इसका हर जगह सेम है, ह्यूमिडिटी इसकी हर जगह सेम है। तो ये आपका क्या है, ये एक बड़े वायु का पुंज है, इतने बड़े एरिया पे है, और इसमें टेम्परेचर में, डेंसिटी में, इन सब में समानता मिलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एयर मास बोला जाता है। ठीक है, ये एयर मास के ना बहुत सारे टाइप है, इनको आगे पढ़ेंगे, ये डिवाइड कर रखे हैं। उसे पहले पढ़ते हैं। जो आपका एयर मास बनने के लिए ना, देखो ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए, और ये कंडीशन आपको जितनी भी है ना, आपकी 5 कंडीशन है, 5 की 5 कंडीशन से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अब समझो, सबसे पहली कंडीशन हिंदी में आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहली कंडीशन एयर मास बनने के लिए क्या है कि आपका एक्सटेंसिव, यानी कि आपका, आपकी जो सतह है वो व्यापक यानी कि बड़ी होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्या मिलनी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी, समानता होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, समान तापमान और नमी की स्थिति हो। ठीक है, और या तो आपका सिर्फ लैंड वाला पार्ट ही हो या पूरा वाटर वाला पार्ट हो, या तो वो एयर मास पूरे लैंड वाले पार्ट पर बने या आपके वाटर पार्ट पे बने। ऐसा नहीं है कि आधा लैंड पे आधा वाटर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या, कि हवा का अभिसरण नहीं होना चाहिए। देखो हवा का अभिसरण यानी कि दोनों तरफ से, एक तरफ से आपकी वार्म विंड आ रही है और एक तरफ से आपकी कोल्ड विंड आ रही है, तो इन दोनों का कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए, अभिसरण नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों का कन्वर्जेंस होना चाहिए, ये वार्म एक, ये अलग एयर मास है और ये एक अलग एयर मास है, तो ये तो एयर मास बन ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए क्या है, आपकी हवा का कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि हवा का डाइवर्जेंस होना चाहिए, विचलन होना चाहिए, वे एक दूसरे से दूर जाती हो। जब एक दूसरे से दूर जाएंगी ना, तो उनकी जो समानता है वो बनी रहेगी। अगर आपका दो अलग अलग तरीके की विंड यानी कि गर्म और ठंडी हवा मिल जाएंगी, तो उससे एयर मास नहीं बनेगा। वो तो अगर आपकी गर्म और ठंडी हवा मिल गई तो वो तो क्या करे, अलग अलग वेरिएशन हो जाएगा उसमें, एक एयर मास में कहीं पे ठंडा कहीं पे गर्म। इसलिए आपकी हवा का अभिसरण नहीं होना चाहिए, कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए, डाइवर्जेंस होना चाहिए, ताकि हवा लंबे समय तक क्षेत्र पर रह सके और इस प्रकार हवा जो क्षेत्र उसके भौतिक गुणों को प्राप्त कर सके। ठीक है, कैसे, मान लो ये आपका एरिया है, ये लैंड एरिया है और ये आपका वाटर एरिया है। अगर आपकी हवा का कन्वर्जेंस नहीं हो रहा ना, तो ये क्या है, ये आपका जो एयर मास है ना, ये इस पे, इस लैंड पार्ट पे टिका रहेगा, क्योंकि हवा में कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है। तो ये एयर मास क्या करेगा, जो इस लैंड की प्रॉपर्टी है ना, वो अपने अंदर क्या कर लेगा, समाता जाएगा। जैसे इस लैंड की प्रॉपर्टी ना, वैसे ही अपने आप को कर लेगा। मान लो ये लैंड वार्म है, तो ये आप अपने आप को गर्म करना शुरू कर देगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाना शुरू कर देगा, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा। ऐसे ही वाटर के ऊपर जो कंडीशन है, वो ये एयर मास इस वाटर से लेने लगेगा और वैसा ही ये हो जाएगा। अगर वाटर कोल्ड है तो ये कोल्ड एयर मास हो जाएगा, अगर आपका वाटर वार्म है तो आपका ये वार्म एयर मास हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन समझ में आ गई आपको। अब ये कहते हैं, अब आपकी कैसी कंडीशन होनी चाहिए, एंटी साइक्लोनिक एरिया वाली कंडीशन होनी चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उच्च बैरोमीटर के दबाव और निम्न दबाव प्रवणता वाले एंटी साइक्लोनिक क्षेत्र वायु द्रव्यमान के विकास के लिए सबसे आदर्श माने जाते हैं। ये कहते हैं कि जो आपका ये एयर मास है ना, एयर मास के बनने के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होनी चाहिए। एंटी साइक्लोनिक यानी कि प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात कहाँ पे बनते हैं, जहां पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ विंड चलती है, हाई प्रेशर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है पता है, आपके एंटी साइक्लोन में विंड का डाइवर्जेंस होता है, विचलन होता है।
और ये कंडीशन हमारे एयर मास के बनने के लिए बेस्ट होते हैं, इसलिए एंटी साइक्लोन वाले एरिया इसके लिए बेस्ट माने जाते हैं। उसके बाद कहते हैं वायुमंडलीय स्थितियां काफी लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए ताकि हवा सतह की विशेषताओं को प्राप्त कर सके। ये वही पॉइंट है कि आपका जो ये एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में अगर आपकी वार्म कंडीशन है, आपकी अगर हवा में डाइवर्जेंस या हवा की स्पीड ज्यादा नहीं होगी ना, तो वो क्या करेगा, वो एयर मास इस एरिया के ऊपर टिका रहेगा। अगर हवा चल रही है ना, तो ये क्या करेगा, ये एयर मास को आगे धकेलता जाएगा और ये इस लैंड की जो अब विशेषता है ना, उनको नहीं गेन कर पाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाली इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछी गई है। अभी आपको ना कुछ सोर्स, ये रीजन बताए गए हैं जहां पे आपके एयर मास अर्थ सरफेस पे बनते हैं। ये आपके लिए वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना। एक पोलर ओशनिक एरिया है, आपका पोलर एंड आर्कटिक कॉन्टिनेंटल एरिया है, ट्रॉपिकल ओशनिक एरिया है, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एरिया है। ये ना आपको ऐसे नहीं समझ में आएंगे, जब हमें इसका डिवीजन करेगा ना तब आपको समझ में आएंगे। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, जो सोर्स रीजन है ना, उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया है। उसे पहले ना आप एक चीज समझो कि आपका वार्म एयर मास कौन सा होगा और कोल्ड एयर मास यानी कि गर्म वायु राशि कौन सी होगी। देखो ये आपका एयर मास है, ये आपकी वायु राशि है और ये आपका लैंड पार्ट है। इस वायु राशि का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है और इस लैंड पार्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका वायु राशि कैसी होगा, वार्म वायु राशि होगी, ये गर्म वायु राशि। और अगर वहीं ऐसा होता है कि ये आपकी वायु राशि है, ये लैंड पार्ट है और इस लैंड पार्ट का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस लैंड पार्ट का, और ये वायु राशि का टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, तो आपकी ये कैसी एयर मास होगी, आपकी कोल्ड एयर मास होगी। और अब ये कोल्ड एयर मास क्या करेगी, इस वार्म सरफेस की सतह जो गुण है ना, उसको लेना शुरू कर देगी। पहले ये एयर मास नीचे से गर्म होना शुरू होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बस आपको ये वार्म एयर मास कौन सा होगा, कोल्ड एयर मास कौन सा होगा, ये समझ में आ गया। अब आपकी जो एयर मास है ना, एयर मास के नेचर के अकॉर्डिंग, यानी के नेचर कैसा, सरफेस का, धरातल का नेचर कैसा है, तो इसको दो में डिवाइड किया, कॉन्टिनेंटल है या फिर आपका मैरीटाइम यानी कि ओशन पे बनी हुई है। ये दो में डिवाइड किया। पहले डिवाइड किया कि क्या महाद्वीप पे है या महासागर पे है या महासागर पे है, ये बताया गया। ठीक है, अब लैटिट्यूड के बेस पे फिर इसको भी डिवाइड किया। मान लो कॉन्टिनेंट है, तो इस कॉन्टिनेंट को किस से इन्होंने शो किया, सी से। अब कॉन्टिनेंट पे भी क्या आपका इक्वेटोरियल एरिया है, यानी कि आप ट्रॉपिकल एरिया है या आपका पोलर एरिया है। ठीक है, ये ऐसे डिवाइड किया गया। और या फिर आपका ओशियन है, ओशियन में भी आपका ट्रॉपिकल एरिया है या पोलर एरिया है, ये लिखा गया। ठीक है, ये देखो एयर मास का क्लासिफिकेशन, आपका ट्रॉपिकल एरिया है या पोलर एरिया है। ठीक है, देखो इसको आपके 16 पार्ट में एयर मास का डिवीजन किया गया। वो कैसे, सबसे पहले आपका कॉन्टिनेंट है या ओशियन है, इसको एम से मैरीटाइम एरिया भी बोला गया है।
अब कॉन्टिनेंट के भी दो पार्ट है। क्या कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप पे भी क्या आपका ट्रॉपिकल एरिया यानी कि आपका 0 से 23 डिग्री के बीच बना, या पोलर एरिया या ध्रुवों पे बना। अब इसको भी डिवाइड किया है कि क्या आपका वो जो ट्रॉपिकल एरिया पे एयर मास है वो वार्म है या कोल्ड है। फिर इनको भी डिवाइड किया कि वो जो वार्म एयर मास है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल या अनस्टेबल। ऐसे ही पोलर को कि वार्म है, आपका कोल्ड है, फिर स्टेबल है, अनस्टेबल है, कोल्ड को भी स्टेबल अनस्टेबल। ऐसे इसके 16 पार्ट है। देखो सबसे पहले कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को फिर सीटी, सीटी यानी कि कॉन्टिनेंट पे ट्रॉपिकल एरिया में बना है, सीपी यानी कि कॉन्टिनेंट पे जो पोलर एरिया पे बना है। फिर इस सीटी को डिवाइड किया कि सी टी डब्ल्यू और सी टी के। डब्ल्यू से क्या वो कॉन्टिनेंट महाद्वीप पे बनने वाले ट्रॉपिकल एरिया में क्या वो वार्म है, क्या वो कोल्ड है। ऐसे ही सीपी पे सी पी डब्ल्यू और सी पी के। ऐसे ही फिर इसको डिवाइड किया कि क्या वो सी टी डब्ल्यू स्टेबल है, सी टी डब्ल्यू अनस्टेबल है। ऐसे ये सी टी के स्टेबल है या सी टी के अनस्टेबल है। ऐसे ही सी पी डब्ल्यू स्टेबल है या सी पी डब्ल्यू अनस्टेबल है। ऐसे ही सी पी के स्टेबल है या सी पी के अनस्टेबल है। ऐसे डिवाइड किया गया। ये है आपका एयर मास का डिवीजन आपके लैंड के नेचर के अकॉर्डिंग। आया ये समझ में? ये देखो ये वही है जो अब मैंने आपको बताया है। पोलर एरिया में, ये ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। इसके 4 पार्ट हैं। एक तो है आपका कॉन्टिनेंट, एक है आपका ओशियन। कॉन्टिनेंट पे भी आपका ट्रॉपिकल एरिया, इक्वेटोरियल एरिया, पोलर एरिया, ये सब ऐसे है। इंडिया में क्या होगा? देखो इंडिया में भी ऐसे, इंडिया में देखो ये आपका इंडिया है ना, तो इंडिया सबसे पहले तो ये कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट पे है। फिर आपका ये कौन से एरिया पे है? ट्रॉपिकल एरिया पे है। सिटी, सी किसके लिए है? कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप पे बनने वाला। ट्रॉपिकल एरिया में तो ट्रॉपिकल। उसके बाद फिर हमें ना यहाँ पे देखेंगे, अगर आपकी समर है तो समर में आपकी कैसी विंड होगी? वार्म विंड होगी। अगर आपकी विंटर है तो कैसी विंड होगी? कोल्ड विंड होगी। फिर अब ये वार्म सी टी डब्ल्यू स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये मॉइस्चर के बेस पे देखा जाता है। अनस्टेबल विंड कौन सी होगी? जो वार्म होगी। और स्टेबल विंड कौन सी होगी? जिसमें नमी होगी। जिस जो ड्राई एयर होगी ना, सूखी एयर, वो अनस्टेबल होगी। और जो आपकी स्टेबल है उसमें नमी होगी। ऐसे ही सर्दियों में भी आपकी दो तरीके की विंड हो सकती है, सी टी के डब्ल्यू और सी टी के एस। सी टी के यू, ये गलत लिख दिया मैंने, सी टी के यू, सी टी के एस। तो ये हो गया आपके इंडिया में। जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए ना उसके बेस पे तो आप करोगे ना उसका डिवीजन। इंडिया एक कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट के लिए क्या लेटर यूज होगा? सबसे पहले सी। फिर दूसरा, ये इंडिया कौन से आपके एरिया में? ट्रॉपिकल एरिया में, तो फिर आ जाएगा टी। फिर हम देखेंगे कि आपका कैसा सीजन है, गर्म है या ठंडा है। तो गर्म होगा तो क्या यूज होगा? डब्लू यानी कि वार्म क्लाइमेट है। समर होगा तो वार्म होगा और विंटर होगा तो कोल्ड होगा। फिर उसमें भी हम देखेंगे विंड स्टेबल है या अनस्टेबल। स्टेबल विंड कौन सी होगी? जिसमें क्या होगी? स्टेबल विंड वो होगी जिसमें नमी होगी, और अनस्टेबल विंड वो होगी जो ड्राई होगी। ठीक है, ये है आपका ये डिवीजन एयर मास का।
बस आपका एयर मास खत्म, इससे ज्यादा ना एयर मास में कुछ नहीं पूछा जाता। आप एयर मास का पता है, ये जो मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए ना बेटे, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। आप क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो उसमें भी देखोगे कि क्लाइमेटोलॉजी के लिए क्या कंडीशन चाहिए बनने के लिए, तो वो कंडीशन अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, आपके एयर मास को बनने के लिए क्या था कि विंड का डाइवर्जेंस होना चाहिए, है ना। हाँ जी बिल्कुल आया है नीतीश, ये आपके अभी करंट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इसमें। एयर मास में तो ये चाहिए कि विंड का क्या हो, डाइवर्जेंस हो। लेकिन जो आपका फ्रंट है ना, अब जब हम फ्रंट पढ़ेंगे, फ्रंट कैसे पढ़ेंगे, फ्रंट होता है जब दो अलग कैरेक्टरिस्टिक की विंड, एक तरीके से एक तरफ से कोल्ड विंड हो और एक तरफ से वार्म विंड हो, और ये जब आपस में मिलती है तो उनमें उनके बीच में एक स्लोप बन जाता है, और उस स्लोप ई एरिया को क्या बोला जाता है, फ्रंट बोला जाता है, वाताग्र, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रंट का, तो मतलब मैंने बता दिया वाताग्र। फ्रंटोजेनेसिस क्या होती है, फ्रंट के बनने के प्रोसेस को, फ्रंट के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस, और हिंदी में भी इसको फ्रंटोजेनेसिस ही बोला जाता है। ऐसे ही साइक्लोन के बनने को साइक्लोनोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। अब ये कहते हैं द स्लोपिंग बाउंड्री बिटवीन टू कन्वर्जिंग एयर मास of contrasting characteristic in term of temperature, velocity, humidity, density is normally called front। अब आपको डिफरेंस समझ में आया, आपका एयर मास क्या था, फ्रंट एक तरीके से वही है जब दो अलग अलग एयर मास मिल रहे हैं, जैसे एक एयर मास ये है, एक एयर मास ये है, इस एयर मास, ये कैसा एयर मास, कोल्ड एयर मास है, ये कैसा एयर मास है, वार्म एयर मास है। और जब ये दोनों कन्वर्ज होते हैं ना, तो इसकी वजह से एक स्लोपिंग जो है बाउंड्री बन जाती है इन दोनों के बीच में, कोल्ड और वार्म के बीच में, और इसको बोला जाता है आपका फ्रंट। इन दोनों के टेम्परेचर में, स्पीड में, ह्यूमिडिटी में, डेंसिटी में क्या होता है, वेरिएशन होता है, कॉन्ट्रास्टिंग, यानी कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है दोनों की, इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक, इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक, और ये जब दोनों आपस में मिलते तो इनके बीच में टकराव होता है। सिंगल वीक हैवी रेनफॉल, क्या बोल रहे हो नीतीश, समझ नहीं आया मुझे क्या लिखा आपने। अच्छा आपको एयर मास और फ्रंट में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मैंने बता दिया फ्रंट क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है, किसके बीच में, दो अलग अलग एयर मास के बीच में। ये देखो एक ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन देखो, अगर इससे इधर जाते हैं तो आपकी कोल्ड एयर मास, और इससे इधर जाते हैं तो ये एक वार्म मास है, तो ये दो वार्म मास को अलग कर रहा है, किसको, कोल्ड और वार्म एयर मास के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है आपका फ्रंट, वाताग्र कहते हैं, ठीक है। और जो आपका फ्रंट क्या है, फ्रंट इज कंसिडर्ड अ लाइन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, फ्रंट को एक लाइन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी समझा जाता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन जोन दो एयर मास में जिसका अलग अलग वेदर कंडीशन हो, ये होता है आपका फ्रंट, ठीक है। अब ये याद रखना कि आपके फ्रंट से रिलेटेड कौन कौन है, फ्रंट से रिलेशन किस किस का है। देखो
एक मिनट पहले, ये जो आपको ये कभी भी है ना, जो आपकी दब जब दो एयर मास कन्वर्ज होगी ना, ये कोल्ड और ये वार्म, तो इसके बीच में कभी भी ये 90 डिग्री पर नहीं बनता है फ्रंट, ये हमेशा स्लोपी होता है। एक ढलान के सहारे ये दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं। तो इस स्लोपी एंगल को ही आप क्या बोलते हो, फ्रंट बोलते हो। देखो इसके इधर क्या है, इसके इधर कोल्ड एयर है और इधर वार्म एयर है, तो इन दोनों, ये दोनों एक लाइन के सहारे मिलते हैं, और इस झुकी हुई लाइन को क्या बोला जाता है, आपका फ्रंट बोला जाता है। ये ना हमेशा याद रखना, जो आपकी ये लाइन होगी ना, लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस फ्रंट को लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ये एक एंगल पर होती है, ना तो ये हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि ना तो ये बिल्कुल ऐसे होगी, और ना ये बिल्कुल ऐसे होगी, ये एक स्लोप पे होगी ऐसे, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। ठीक है, अब आपके है ना 3 नॉर्वे के मेट्रोलॉजिस्ट है, हिंदी में देख लो कहाँ है इसका। 3 नॉर्वे के मेट्रोलॉजिस्ट है जिनको क्रेडिट दिया जाता है फ्रंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का मेट्रोलॉजी में। ठीक है, तो जो ये कंसेप्ट है फ्रंट का, वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, याद रखना, फ्रंट का कंसेप्ट 1918 में इंट्रोड्यूस किया है। और इस फ्रंट में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, वी जर्कनीज का, एच सोलबर्ग का और टी बर्गरोन का। ठीक है, इन्होंने जो है ना आपके फ्रंट में कंट्रीब्यूशन दिया है। और इन्होंने ये भी बताया, जो आपके टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन में इनका इंपैक्ट रहता है, किनका, फ्रंट का। टेम्परेट साइक्लोन पता है कौन से होते हैं, जो 35 से 60 या 70 डिग्री के बीच में जो बनते हैं ना, उनको बोलते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन, या हम इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर बनते हैं। हाँ जी, जर्कनीज, सोलबर्ग और बर्गरोन, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। ठीक है, अब ये मैंने आपको डायग्राम भी समझा दिया। बिल्कुल 1918 में। अब ये वही बात लिख रखी है कि जो फ्रंट है ना, एक स्लोपिंग बाउंड्री है, एक झुकी हुई बाउंड्री है, जो दो अलग एयर मास को अलग करता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है। यानी कि ये इधर से आपका एयर मास है, इसका टेम्परेचर अलग, इसका टेम्परेचर अलग, इसकी ह्यूमिडिटी अलग, इसकी डेंसिटी अलग, प्रेशर अलग, और विंड की डायरेक्शन भी अलग होगी। ठीक है, और ये भी वही सेम है कि आपका जो फ्रंट है वो एक ट्रांजिशन जोन है दो एयर मास के बीच में, और इसको जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है। जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्यों, क्योंकि ये इधर की जो कोल्ड एयर है और इधर की जो वार्म एयर है, इसकी कंटिन्यूटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है आपका जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जिसके दोनों ओर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की आपकी विंड है, ये होता है आपका फ्रंट। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, ये भी बात याद मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रंट है ना, फ्रंट ना तो पैरेलल होगा ना वर्टिकल, यानी कि ना तो देखो ऐसे होगा और ना ये ऐसे होगा। ग्राउंड सरफेस के ना तो पैरेलल होता है ना वर्टिकल होता है, ये इंक्लाइंड होता है एक एंगल पे, एक स्लोप के सहारे झुका होता है, और इसको बोला जाता है आपका फ्रंट। और ये कहते हैं कि जो फ्रंट है ना, फ्रंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि आपका जो फ्रंट है ना, अपनी लोकेशन पे, टाइप पे, इन और एक्सटेंट पे, यानी कि उनके एरिया के बेस पर ये अलग अलग होते हैं। जैसे इन बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इनके टेम्परेचर में। ये दो आपके फ्रंट हैं, ये दो आपकी एयर है, इसके टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, इनकी आइसोबार भी अलग बनती हैं, विंड की डायरेक्शन भी अलग होती है, क्लाउड भी अलग बनता है, और प्रेसिपिटेशन भी अलग होती है। आप एक बात याद रखना, जब आपका कोल्ड फ्रंट बनता ना,
तो कोल्ड फ्रंट आपका 1 घंटे बारिश करे लेकिन वो मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन जब वार्म फ्रंट बनता है ना, तो वार्म फ्रंट क्या करता है, थोड़ी थोड़ी बारिश करता है, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक बारिश होती है इसमें। वो कैसे होती है वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये कैसे कहते हैं, जो आपकी फ्रोंटोजेनेसिस जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की है, नॉर्वे के मेट्रोलॉजिस्ट है टी बर्गरोन ने। और ये फ्रंटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्रंट, फ्रंट के बनने की प्रक्रिया को फ्रंटोजेनेसिस बोला जाता है, और इनके खत्म होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फ्रंटोलिसिस, ठीक है। But the term frontogenesis was extended to include the process of formation of both new front and old and decaying front. ये कहते हैं, आपका हिंदी में भी देख लो कि लेकिन जो फ्रंटोजेनेसिस की अवधि को नए मोर्चों और पुराने और क्षयकारी मोर्चों दोनों के गठन की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। यानी कि फ्रंटोजेनेसिस में हम जो आपके नए फ्रंट बने हैं और पुराने जो फ्रंट हैं उन दोनों को शामिल किया गया फ्रंटोजेनेसिस में। और ऐसे ही साइक्लोजेनेसिस है, साइक्लोजेनेसिस का मतलब है आपके साइक्लोन के ओरिजिन के प्रोसेस को, प्रक्रिया को साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। अब ये बोला गया है द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश, फ्रंट के विनाश होने की प्रक्रिया को बोला जाता है फ्रंटोलेसिस, ठीक है, जो फ्रंटोजेनेसिस के अपोजिट है। फ्रंटोलेसिस में तो आपके फ्रंट खत्म हो जाते हैं और फ्रंटोजेनेसिस में आपके फ्रंट बनते हैं, ये डिफरेंस है। ऐसे ही आपका होता है साइक्लोनोजेनेसिस और आपका साइक्लोनोलिसिस। साइक्लोनोजेनेसिस का मतलब है साइक्लोन के उत्पत्ति, साइक्लोन के ओरिजिन की प्रक्रिया को साइक्लोनोजेनेसिस, और साइक्लोन के खत्म होने की प्रक्रिया को बोला जाता है आपका साइक्लोनोलिसिस, ठीक है। आगे ये समझ में, बिल्कुल ये जो नेम है ना आपको याद रखने, क्योंकि ये नेम आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। आप अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना और देखोगे कि जर्कनीज का नेम आया है, सोलबर्ग का, बर्गरोन का, इनका नेम आया हुआ है, आपसे पूछा गया है। ये आपके नॉर्वेजियन साइंटिस्ट, नॉर्वेजियन आपके मेट्रोलॉजिस्ट है, लेकिन आपसे एग्जाम में स्कॉटिश विद्वान पूछा गया था, और उन स्कॉटिश जो आपके विद्वान थे ना उनमें इनके भी नाम डाले हुए थे। पेपर 1 की क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटे, लीव कर दो क्लास। मैं कल हम 2 से, अभी मैं टाइम बता देती हूँ, कल टेंशन मत लेना। कल 1 से 3 बजे एक क्लास रहेगी, उसमें ये कंप्लीट करके कल फिर आपकी 6 बजे भी सेम क्लास है और आपकी 8 बजे भी सेम क्लास है, ताकि हमारा कल वाली क्लास इफेक्ट ना हो। 1 से 3 नहीं होगी कल हमारी, सिर्फ 1 से 2 बजे होगी, क्योंकि 1 ही घंटे का रहता है, उसमें कंप्लीट हो जाएगी फिर है, ठीक है। तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहां तक आपको फ्रंट क्लियर हो गई ना। आज की जो ये क्लास नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर मैंने फिर भी सोचा कि आपके 2 ही महीने रहते हैं, कम से कम हम 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं कल। कल आपकी क्लास होगी 1 से 2 बजे, फिर 6 से 7 बजे। ओके, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।